नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज शिक्षण विधि हिंदी विषय की पार्ट 2 लेकर आया हूं। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि पिछला वीडियो आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा। साथियों, इसी प्रकार के एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रीवियस क्वेश्चन और नए क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। भरोसा दिलाता हूं, आपको बहुत हद तक मजबूत बना दूंगा। साथियों, यह शिक्षण विधि प्रत्येक टेट एग्जाम के लिए, रीट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, ग्रुप आपका केवीएस हो, डीएसएसबी हो, जितने में भी पूछे जाते हैं शिक्षण विधि से संबंधित क्वेश्चन, वो सब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और लाभदायक होंगे। मेरे साथियों, चलते हैं। यदि प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। साथियों, पहले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, उसके बाद निर्णय लें। यदि प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को शेयर करें। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा होता है? भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा में आकलन, पाठ्य पुस्तक। साथियों, भाषा सीखने में बाधक तत्व भाषाई प्रयोग के अवसर नहीं होगा, क्योंकि इससे अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। इकाई परीक्षण नहीं होगा साथियों, पाठ्य पुस्तक नहीं होगा, भाषा में आकलन। साथियों, भाषा का आकलन होता है, ना कि साथियों भाषा में आकलन। तो साथियों, इसका सटीक आंसर होगा भाषा में आकलन। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर गद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें गद्य पढ़ाते वक्त उसके गुण और दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? व्यास विधि, तुलना विधि, खंडान्वय विधि, व्याख्या विधि। साथियों, इसका बेहतरीन और सटीक आंसर है व्याख्या विधि। क्या है मेरे साथियों? व्याख्या विधि। यानी हम जब व्याख्या करेंगे तो किसी न साथियों, जब हम व्याख्या करेंगे तो क्या करेंगे, उसकी हम सॉरी थोड़ा सा मिट रहा है मेरे साथियों। जब व्याख्या करेंगे तो उसकी क्या करेंगे मेरे साथियों, जैसे व्याख्या करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके गुण और दोषों की की तुलना करेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कहता है मेरे साथियों, कौन सी विधि में विद्यार्थी अक्षरों की आकृति बनाना सीखते हैं? यानी ऐसी कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थियों को अक्षर बनाने में सहायता मिलती है? साथियों, ऐसी विधि रूपरेखा लेखन विधि, स्वतंत्र लेखन विधि, रचना अनुकरण विधि, ये सभी। तो साथियों, इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों रूपरेखा लेखन विधि। कौन सा है मेरे साथियों? रूपरेखा लेखन विधि। यानी इस विधि के माध्यम से बच्चे मतलब अक्षर बनाना सीखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, बुनियादी शिक्षा में कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यानी बुनियादी जो महात्मा गांधी ने शुरू की थी बुनियादी शिक्षा, उसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रत्यक्ष विधि, आगमन विधि, अनुकरण विधि। साथियों, इसमें अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला था कि बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वह अनुकरण करके सीख सके और अपने जीवन में उपयोग कर सके। मेरे साथियों, इसका सटीक आंसर होगा अनुकरण विधि। क्या होगा मेरे साथियों? अनुकरण विधि। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, कौन सी विधि में व्याकरण शिक्षण गद्य पद शिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें व्याकरण का ज्ञान गद्य के माध्यम से भी दिया जा सकता है और पद्य के माध्यम से भी दिया जा सकता है? आगमन विधि, निगमन विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि। साथियों, इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों समवाय विधि। यानी समवाय विधि ऐसी है जिसमें गद्य और पद्य दोनों के माध्यम से क्या दिया जाता है? व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, निबंध शिक्षण की कौन सी विधि नहीं है? ऐसी कौन सी विधि नहीं है जिसके माध्यम से निबंध की रचना नहीं की जा सकती है? रूपरेखा विधि, चित्र वर्णन विधि, स्वाध्याय विधि, अभिनय विधि। साथियों, अभिनय विधि नाटक की विधि है, इसलिए इसका प्रयोग हम निबंध में नहीं करेंगे। तो इसका साथियों सटीक आंसर होगा मेरे साथियों अभिनय विधि। क्या होगा मेरे साथियों? अभिनय विधि होगा। इसका सटीक आंसर क्या होगा मेरे साथियों? अभिनय विधि। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, यह अध्ययन क्षेत्र की किस शाखा की प्रमाणित पुस्तक होती है? यानी साथियों, यह एक कथन है, इसमें कह रहा है यह जो कथन है यह अध्ययन क्षेत्र की किस शाखा की प्रमाणित पुस्तक होती है, यह कथन किसने कहा था? तो साथियों, जो कथन होते हैं हमें थोड़ा याद करने पड़ते हैं, तो इसका सटीक आंसर है मेरे साथियों क्या है? लेज। क्या है मेरे साथियों? लेज नामक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक ने इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, शुद्ध वर्तनी पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार है। साथियों, यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें मेरे साथियों। यदि प्रयास अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर सकते हो। साथियों,
शुद्ध वर्तनी, पाठ पढ़ाते समय शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार, मतलब अच्छा ऐसा कौन सा रवैया अपनाए, शिक्षक का ऐसा कौन सा व्यवहार अपनाए जिससे कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। शुद्ध वर्तनी युक्त सॉरी अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द अवश्य बताए, केवल शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए। पहले पहले अशुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, तत्पश्चात यानी उसके बाद उसका शुद्ध रूप बताए। पहले शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द बताए, तत्पश्चात उसका क्या है मेरे साथियों, शुद्ध रूप बताए। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों, क्या होगा इसका सटीक आंसर, इसका सटीक आंसर होगा साथियों, पहले बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, अशुद्ध चीजों के बारे में बतानी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया, एक मानो एक प्रश्न लिखूं, मैंने लिख दिया प्रश्न, ऐसे लिखते हैं प्रश्न, मैंने सा सड़क वाला लगा दिया इसमें और इसमें ऐसे कर दिया, तो ये मैंने अशुद्ध बता दिया बच्चे को। बच्चे को पता तो चला कि ये अशुद्ध है, अब इसका मैंने शुद्ध लिख के बता दिया बच्चे को, क्या कर दिया, एक इसमें अब ये सीटी वाला लगा दिया मेरे साथियों, और ये प्रश्न, तो ये तो साथियों मैंने शुद्ध लिख दिया और ये मैंने अशुद्ध लिख दिया मेरे साथियों। तो इसको क्या करेंगे, ये तो अशुद्ध है मेरे साथियों और ये शुद्ध है, तो हमेशा सबसे पहले बच्चे को शुद्ध शब्द बताएं, अशुद्ध शब्द बताएं, उसके बाद शुद्ध बताएं। तो साथियों इसका सटीक आंसर क्या होगा, पहले बच्चे को अशुद्ध शब्द बताएं, उसके बाद शुद्ध शब्द बताएं मेरे साथियों। इसको मिटा दूं मेरे साथियों, मिटा देता हूं मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देने दो मेरे साथियों प्लीज़ मेरे साथियों। थोड़ा सा मिटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मोबाइल के माध्यम से बना रहा हूँ साथियों वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, इसको मिटा देता हूँ बस, ठीक है ना साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न अगला, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कहता है मेरे साथियों, भाषा सीखने, सॉरी सॉरी मेरे साथियों, भाषा स्वयं में है साथियों। पहला पेज पहले, दूसरा पेज पहले था, पहला पेज बाद में हो गया है मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। भाषा स्वयं में है यानी एक भाषा कैसी व्यवस्था है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एक मात्र साधन है। साथियों भाषा अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, साथियों भाषा अपने आप में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों, हिंदी भाषा, अगला प्रश्न कहता है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कहता है हिंदी भाषा की कौन सी विशेषता नहीं है, यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो हिंदी भाषा से मैच नहीं करती है। तो इसका है भाषा का एक मानक रूप होता है, हाँ साथियों भाषा का एक मानक रूप होता है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। हाँ साथियों पहले बच्चे को हम बड़ी बड़ी चीज़ें बताते हैं जो बच्चे को जानकारी में होती हैं, जो बच्चे के व्यवहार में यानी पूर्व ज्ञान में होती हैं उसको बताते हैं। भाषा परिवर्तनशील नहीं साथियों, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा अर्जित संपत्ति है। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा भाषा परिवर्तनशील नहीं है। तो साथियों भाषा परिवर्तनशील होती है, ये कह रहा है नहीं है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, हिंदी विषय की कक्षा में दहेज की समस्या पर कहानी पढ़ाना चाहते हैं, यानी साथियों हिंदी विषय पढ़ाते वक्त आप एक कोई पाठ आ गया उसमें दहेज संबंधी समस्या दी हुई है, तो साथियों उसको पढ़ाने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे, ऐसी कौन सी विधि बेहतरीन रहेगी जिससे कि बच्चे खेल खेल में सीख जाएं और बच्चे एक आनंद के साथ सीख जाएं। तो व्याख्या विधि, रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि और ये सभी। साथियों इसका सटीक आंसर देखा जाए तो रंगमंच भी कर सकते हैं, लेकिन साथियों इसमें क्या है कि विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, इसलिए हम इसका आंसर सटीक आंसर कराएंगे कक्षा अभिनय विधि। साथियों कक्षा अभिनय विधि के माध्यम से हम बता सकते हैं कि बच्चे को सारी मतलब एक एक्टिविटी करा के, बच्चे के सामने हाव भाव करा के, बच्चों से हाव भाव करवा के बच्चे को कक्षा अभिनय विधि के माध्यम से हम दहेज संबंधी समस्या पर श्रेष्ठ तरीका से, बेहतरीन तरीका से पढ़ा सकते हैं। रंगमंच के लिए बहुत सारी हमें सुविधाओं की जरूरत होती है जो हर विद्यालय में उपलब्ध नहीं होती है, तो इसका सटीक आंसर होगा कक्षा अभिनय विधि। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों, अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें वह बहुत छोटी हो, यानी ऐसी शिक्षण विधि जिसमें बहुत कम बोलना पड़ता हो, विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो, यानी विद्यार्थियों को सम्मिलित करके विद्यार्थियों से क्रिया करवाई जाए, शिक्षक ही क्रियाशील होता हो, ये सभी। साथियों ऐसी विधि सर्वश्रेष्ठ होती है जो मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, क्रियाशील होनी चाहिए और सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए और खेल खेल पर आधारित होनी चाहिए। तो इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों विद्यार्थी पर आधारित क्रिया अधिक हो। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है मेरे साथियों,
कौन सी विधि में अध्यापक सक्रिय और बालक निष्क्रिय रहता है, यानी ऐसी कौन सी विधि है सिर्फ अध्यापक ही मुख्य होता है, विद्यार्थी का कोई रोल नहीं होता है, विद्यार्थी एक मूक श्रोता की तरह सुनता रहता है। तो पाठ्यपुस्तक विधि, आगमन विधि, कक्षा अभिनय विधि और ये सभी साथियों अध्यापक सक्रिय होता है मात्र पाठ्यपुस्तक विधि में मेरे साथियों। तो इसका सटीक आंसर है पाठ्यपुस्तक विधि। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, बालक की माँ ने उसे बताया आकाश में चिड़िया उड़ रही है। यह सुनकर बालक के मस्तिष्क में कौन सा बिंब बना। साथियों जब आवाज हमें सुनाई दे तो वह होता है श्रुति बिंब। बिंब चार होते हैं, दृष्टिबिंब, श्रुतिबिंब, भाव बिंब और विचार बिंब। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा श्रुति बिंब, यानी बच्चे ने सुनकर देखा है, अगर सुन करके महसूस किया है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि जो सैद्धांतिक ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं देती। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नियमों के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है, नियमों के माध्यम से ही बच्चे को बताया जाता है, उसमें बच्चे के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं करवाई जाती है, सिर्फ नियम बता दिए जाती हैं। निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। साथियों तीनों की तीनों विधि ऐसी हैं जो अमनोवैज्ञानिक हैं, सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा मेरे साथियों ये सभी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये इस वीडियो में सिर्फ साथियों हम इतने ही प्रश्न रखेंगे, अगली वीडियो नहीं बना पाए, इसको मतलब अगला पीडीएफ हम जोड़ नहीं पाए मेरे साथियों। तो इसमें यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।